आप सभी का प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीसी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान की शेष 10 सीटों को लेकर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। किन किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, इसी को लेकर इस बैठक में खास चर्चा की जा रही है। और इस बैठक के बाद प्रदेश की शेष 10 सीटों पर अंतिम मुहर लग जाएगी और उसके बाद कभी भी ऐलान किया जा सकता है राजस्थान की 10 बची सीटों पर कैंडिडेट्स का। यानी कि कुछ ही समय का और इंतजार बचा हुआ है, क्योंकि आज की सीसी की बैठक में उन नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगा जिन्हें मैदान में उतारना है, जिनके दम पर मिशन 25 फतेह करना है राजस्थान में बीजेपी को। और यही वजह है कि इस बैठक में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा मौजूद हैं, बल्कि इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी भी मौजूद हैं, जो कुछ उम्मीदवारों का नाम लेकर वहां पर गए होंगे। अब उन नामों को फाइनल किया जाएगा और उसके बाद ऐलान किया जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। दिल्ली से सहयोगी लखवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। लखवीर, महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि अंतिम मोहर लगेगी इस बैठक में, कौन कौन से नाम रेस में? जी बिल्कुल, आज बीजेपी सीईसी की राजस्थान को लेकर अंतिम बैठक है और कुछ मिनटों के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में ये बैठक शुरू होगी। अभी उड़ीसा राज्य को लेकर सीईसी हो रही है, उड़ीसा के बाद राजस्थान का नंबर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की सीईसी में जो शेष बची हुई 10 सीटें हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले चरण की 12 सीटों पर जो चुनाव है पहले चरण में, उनमें से 6 सीटों पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर सकी है। ऐसे में न केवल वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं को इंतजार है, बल्कि पार्टी में भी इस प्रकार की उहापोह की स्थिति है कि आखिरकार जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि कौन वो चेहरे होंगे इस पर सभी की निगाहें हैं। क्योंकि पार्टी से जुड़े जो विश्वस्त सूत्र है वो लगातार ये कह रहे हैं कि अधिकांश सांसदों का जो टिकट है वो इस बार काटा जाएगा और नए प्रयोग राजस्थान में पार्टी करने जा रही है और करीब 3 से 4 महिला चेहरों को भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। ऐसे में निश्चित रूप से पार्टी आलाकमान भी ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना चाहता है जो केवल न सिर्फ ये चुनाव जीते, बल्कि अगले 1.5 दशक तक राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहें और अपने अपने क्षेत्र में उनका प्रभाव देखने को मिले। इसके साथ ही बीजेपी आलाकमान का उद्देश्य राजस्थान को लेकर यह भी है कि पिछले 2 चुनाव से जो प्रथा राजस्थान में देखने को मिली है कि 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वैसा ही आलम इस बार के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले और जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाए, 25 की 25 सीटें बीजेपी जीते। हालांकि पार्टी आलाकमान यह भी चाहता है कि जो जीत का मार्जिन पिछले चुनाव से इस बार बढ़े और इसीलिए नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने का मानस पार्टी ने बनाया है और अधिकांश जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट काटना तय किया है। अब ऐसे में ये दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दल बदल का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, करीब ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और वो भी अब कहीं ना कहीं चर्चाओं में हैं, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से सांसद रहे लालचंद कटारिया ने बीजेपी का दामन थामा, उनका नाम भी जयपुर ग्रामीण सीट से चर्चाओं में है। आज ही ज्वाइन की है गोपाल सिंह इडवा ने भारतीय जनता पार्टी, जो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व में सांसद भी रहे हैं। तो क्या वो राजसमंद सीट से क्या बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं, इस प्रकार की चर्चाएं भी हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर पार्टी मंथन कर रही है। अंतिम दौर पे भी लगातार होमवर्क और एक्सरसाइज का दौर जारी था। हमने देखा कि कुछ घंटे पहले जब सीईसी की बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सह प्रभारी विजया राठकर आ रहे थे, उससे पहले भी जोधपुर हाउस में गहन मंथन और मंत्रणा इन तीनों नेताओं ने बैठकर की है, ताकि उपयुक्त प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जाए, न केवल वो जिताऊ साबित हो बल्कि 1.5 दशक तक अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी रूप से बीजेपी के लिए मजबूती का काम करे। इस प्रकार के टिकट चयन
पार्टी करना चाहती है, इसलिए टिकट वितरण में समय भी लग रहा है और अंतिम दौर में भी लगातार मंथन का जो दौर है बहुत वो ज्यादा जारी है। वक्त बचा नहीं है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है और ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाए, क्योंकि 6 कैंडिडेट्स अभी बचे हैं पहले चरण के भी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका लखवीर तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस प्रदेश सचिव छोटू राम मीणा की बीजेपी ज्वाइनिंग के मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। छोटू राम मीणा ने बीजेपी ज्वाइन करने का खंडन कर दिया है। बीजेपी द्वारा गलत सूचना जारी की गई, सूची में गलत तरीके से नाम छापने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस का सिपाही था और अभी भी कांग्रेस में ही हूं और आगे भी कांग्रेस में ही रहूंगा। पीसीसी सचिव छोटू राम मीणा ने वीडियो जारी कर पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया है और बीजेपी पर आरोप भी लगाए गए हैं कि झूठे जानकारी, झूठे तथ्य बीजेपी की ओर से पेश किए जा रहे हैं। सुनाते हैं। छोटू राम मीणा, प्रदेश सचिव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज बीजेपी के द्वारा ज्वाइन करने वालों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें झूठे तरीके से मेरा नाम छापा गया है। मैं पहले भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही था, आज भी मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। आज मैं दौसा लोकसभा क्षेत्र में दौसा में होली मिलन समारोह प्रोग्राम में सम्मिलित था। बीजेपी के द्वारा जो लिस्ट में मेरा नाम झूठे तरीके से छापा गया है, इसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। मैं पहले भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही था, आज भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। तो जयपुर के बस्ती से मिल रही सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग से 5 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी गई है। जिनकी मौत हुई उनका नाम आपको बताते चले। हीरालाल गुर्जर, कृष्णलाल गुर्जर, गोकुल हरिजन, बाबूलाल मीणा और भगवान दास, ये वो नाम है जिनकी मौत हो चुकी है। लापरवाही के शिकार हुए ये सभी। मनोहर लाल गुर्जर और कालू राम को एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है। फैक्ट्री मालिक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद फरार हो चुका है। आक्रोशित ग्रामीणों ने अब मुआवजे की मांग की है और आक्रोशित भीड़ ने शव को मौके से नहीं उठाने दिया है, यानी कि शव को रखकर अब प्रदर्शन किया जा रहा है। मृतक आश्रित के लिए नौकरी और मुआवजे की मांग की जा रही है। भीड़ की ओर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब शव को सड़कों पर रखकर ही प्रदर्शन की शुरुआत कर दी गई है। मृतक के जो आश्रित हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी के साथ ही मुआवजे की मांग की जा रही है। साथ ही साथ मांग ये भी कि जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुआ। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस को मौके से शव नहीं उठाने दिए। भीड़ का कहना है कि पहले लिखित में नौकरी और मुआवजे की मांग को पूरा किया जाए, तभी शव उठाने देंगे। तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर, जहां पर केमिकल फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था और प्रिकॉशंस वहां पर ठीक तरीके से नहीं लिए गए और जांच के बाद और पता चलेगा कि आखिर किस वजह से ये आग लगी, कैसे ये विस्फोट हुआ, जिसमें 5 लोग जिंदा जल गए और 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की स्थिति गंभीर है। लेकिन गुस्सा लोगों में भारी है, क्योंकि एक और जहां पर फैक्ट्री मालिक के ऊपर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं प्रशासन के ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन ने आने में देर कर दिया। 1 घंटे बाद यहां पर प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। थोड़ा पहले पहुंचते तो शायद जान बच जाती, लेकिन जो लोग आसपास मौजूद रहे उन्होंने फौरन वहां पर पहुंचकर मदद शुरू कर दी। लोगों की तारीफ यहां पर करनी पड़ेगी, जहां पर उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए खुद वहां पर पहुंचे और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जब प्रशासन के अधिकारी यहां पर पहुंचे तो उनकी ओर से भी रेस्क्यू शुरू किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। फैक्ट्री में आग लग गई है, मौके पे आए हम, सामने बैठिए जी। 8 दमकल आई है, आग बुझा दी है। कितनी दमकल आई यहाँ पर? करीब 8-10 दमकल आई थी। और अभी 5 डेड बॉडी अंदर है? हाँ, अभी बॉडी यही है सामने। क्या वजह रही आग लगने की, कैसे हुआ घटनाक्रम? अभी नहीं हुआ, एफएसएल टीम बुलाई है, वही तय करेगी कैसे क्या कारण रहा आग लगने का, उसकी जांच होगी। यहाँ पर इस बेलाडा रोड पर 4 से 5 फैक्ट्रियां संचालित है। न्यूज 18 के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इतनी हानिकारक फैक्ट्रियां जो केमिकल प्रोड्यूस करती है, वो फैक्ट्री यहाँ पर संचालित है। कैसे हादसा, कितने लोग हैं और उनके पीड़ित कहाँ हैं? जो आपके भाई हैं, कितने बजे आए थे काम करने? सुबह आते हैं 9 बजे। अच्छा, क्या हुआ था? 5 बजे छुट्टी होती है। अब इस कंपनी में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। इस फैक्ट्री के बारे में ना पहले भी अवगत करा चुके हैं प्रशासन को, तहसीलदार, एसडीएम को। भाई ये बंद होनी चाहिए, ये अवैध देश में विस्फोट होता है, पहले भी हो चुका है, बार बार में हो।
राजधानी जयपुर में बस्सी के पास बेनाड़ा रोड पर शालीमार फैक्ट्री में आज अचानक उस वक्त आग लग गई जब यहां पर जो बॉयलर है वो ब्लास्ट हो गया केमिकल का। आप देख सकते हैं कि यहां पर 5 लोगों की जो मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट। 2 लोगों को रेफर किया गया एसएमएस अस्पताल, उनकी वहां मृत्यु हुई। 5 जो शव है वो अभी भी यहां मौजूद है। पुलिस ने जैसे तैसे हालात पर काबू पा लिया, आग को बुझा दिया गया है। यहां पर स्थानीय लोगों के अंदर आक्रोश है, सभी लोग नाराज हैं कि जिस हिसाब से यहां पर आग लगी है, यहां पर बिना जानकारी के गैर कानूनी रूप से ये काम किया जा रहा था। इसकी तफ्तीश अभी होना बाकी है और यहाँ पर जो 5 डेड बॉडीज हैं वो आप देख सकते हैं कि यही मौजूद है, जिसके लिए पुलिस ने बाकायदा एफएसएल की टीम बुलाई है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचेगी, जांच करेगी आग के कारणों का और लोगों की मौत की जो कारण रहे, उनके किस वजह से मौत हुई, क्या हालात रहे, किस वजह से उन्हें नहीं बचाया जा सका, इन तमाम चीजों के ऊपर गौर व फिक्र किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे बस्सी के आसपास के जो लोग हैं, बेनाड़ा के जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं। यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री है, यहाँ पर केमिकल जो हानिकारक केमिकल है उसके बीच में जान से खेलते हुए लोग काम करते हैं। इस फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है क्योंकि इतना हानिकारक केमिकल यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ की जो मालिक है वो बिल्कुल नजरअंदाज है। 3 लोग यहाँ पर खत्म हुए हैं, उस परिवार में आय का कोई स्रोत नहीं है। कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, या तो हम चाहते हैं कि सर्व समाज ये चाहता है कि एक गवर्नमेंट नौकरी दी जाए और कुछ आर्थिक सहायता भी उनको प्रदान की जाए। कुछ लोग बताया जा रहा है कि जो राजस्थान के नहीं है, बाहर के भी हो सकते हैं, जिनकी अभी आइडेंटिफिकेशन होना अभी बाकी है। 2 लोगों को यहाँ से एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया था और एसएमएस अस्पताल रेफर करने के बाद में बाकायदा वहां पर उनकी मौत हुई है। कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। सर, जानकारी लिया आपने पूरे मामले की, क्या लगता है आपको किस तरह से इस चीज में लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे? ये तो सरासर लापरवाही है फैक्ट्री ओनर की कि बॉयलर में इस तरह से जो केमिकल भरा हुआ था उसके ब्लास्ट होने से कई परिवार में ऐसे हैं जो खुद काम करने वाले थे, उनके आश्रित सारे थे। फिलहाल यहाँ पर लोग बाहर धरने पर बैठे हुए, खुद विधायक यहाँ मौजूद हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि परिवार में जो पीड़ित हैं, जो मृतक हैं, उनके आश्रितों को एक सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। फिलहाल धरना यहाँ पर जारी है जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। ये शव यहाँ से नहीं उठाने देंगे, ऐसी बात कही गई है। कैमरा पर्सन चेची के साथ अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मामला ये है साहब कि इसमें बता रहे कि 12 लोग काम कर रहे थे फैक्ट्री के अंदर है। अब 12 में से हो सकता है 5 बजे कुछ लेडीज वगैरह वो तो यहाँ से निकल गई होगी। लेडीज चली गई थी? हाँ, लेडीज के लिए जैसा बता रहे हैं 5 बजे चल गई। तेरी घटना हुई है करीबन 5:15 बजे की बता रहे हैं, जैसा मेरे को यहाँ लोगों ने बताया। उस टाइम पर ये 8 लोग तो अंदर थे, बाकी का ये था कि डाउट था कि भाई 12 के 12 ही लोगों में कैजुअलिटी तो नहीं हो गई। और पुष्कर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर होली से पहले पुलिस गश्त की पोल खुल गई। विदेशी महिला पर्यटक का बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। जमीनी कुंड रोड पर दिन दहाड़े इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बैग में पासपोर्ट भी था। विदेशी नकदी और दस्तावेज भी लेकर बदमाश ले उड़े हैं। वारदात के सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। इजरायली पर्यटक थालियों ने इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस ने पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो विदेशी पर्यटक जिसका बैग छीनकर बदमाश फरार हो गया। विदेशी पर्यटक ने इस पूरे मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट दी है, लेकिन होली से पहले दावे ये किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, लेकिन ये तस्वीर उन तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। देखिए जरा तस्वीरों में कैसे दिन दहाड़े बदमाश यहां पर बाइक से पहुंचते हैं और बड़े आराम से महिला के हाथों से पर्स छीनकर फरार हो जाते हैं। किसी की जान लेकर उसे खामोश नहीं किया जा सकता। मौत के बाद मकतूल की जुबान बोलती है, अपने कातिल का पता बताती है। जोधपुर से ऐसी ही एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, देखिए। अशोक बांता और ये रामदेव घुमरिया ने मार मुरा के बच्ची को गायब कर दिया। पहला ठोकी, पहला मारी, हाजी, अब दिया अंगना जरा बड़ा रहा, पूरा बिरवा रहा। लाश की तलाश, जेसीबी से खुदाई। पहली पत्नी का 13 साल से नहीं है सुराग। दूसरी पत्नी की जहर देकर हत्या। पहली पत्नी के परिजनों ने लगाई गुहार। दामाद ने बेटी को दिया जमीन में गाड़। दुहाई है सरकार, इंसाफ की है दरकार।
जहां जेसीबी से खुदाई होती है वहां लोगों का ध्यान चाहे अनचाहे चला जाता है। देश में कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सबसे ज्यादा जेसीबी मशीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। सड़क का निर्माण हो या फिर घर तोड़ना हो, हर जगह जेसीबी का इस्तेमाल होता है। लेकिन जोधपुर के बोरुंदा इलाके में खुदाई के लिए पहुंची जेसीबी मशीन के मायने बिल्कुल अलग है। आपकी सोच ही चकरा जाए। जोधपुर ग्रामीण के बोरुंदा थाना क्षेत्र में दूसरी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पति रामदेव चौधरी के खिलाफ अब उसकी पहली पत्नी के परिजन भी मुखर हो गए हैं। परिजनों ने पहली पत्नी सुमन की हत्या कर बॉडी को गटर के नीचे दफनाने का संदेह जताया, जिस पर पुलिस आरोपी के मकान के आसपास की जगहों पर खुदाई करवा रही है। हालांकि अभी तक खुदाई में कुछ खास नहीं मिला है। मेरी बहन की शादी बोरुंदा करवाई थी या बहुरिया के गाड़ी में रामदेव पुत्र लाबूराम बहुरिया से। तो मेरी बहन के साथ में ये कंटिन्यू मारपीट करता था, बच्ची को मारता था मेरी बहन को। फिर मार मुरा के इन्होंने मंगाराम बांता, निवासी कंवरियाट और अशोक बांता और ये रामदेव बहुरिया ने मार मुरा के बच्ची को गायब कर दिया। अशोक बांता और ये रामदेव सुमन के भाई के मुताबिक उसकी बहन की हत्या के बाद रामदेव ने गढ़सूरिया की इंदिरा के साथ दूसरी शादी की, लेकिन इंदिरा को भी जहर दे दिया। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज के दौरान इंदिरा की मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पति रामदेव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रामदेव गिरफ्तारी के बाद उसकी पहली पत्नी सुमन के परिजन भी बोरुंदा थाने पहुंच गए और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर सुमन की हत्या कर बॉडी को आरोपी के घर में ही जमीन के नीचे गाड़ने का आरोप लगाया। हमारा केस सीबीआई में भी चल रहा है, लेकिन अभी तक खुला नहीं है। इस दौरान ही क्या हुआ कि मेरी बहन को मार मुरा के गायब कर दिया। फिर इसने एक लड़की को भगा के, गढ़सूरिया की इंदिरा नाम की लड़की को भगाकर उससे शादी कर ली और उसी लड़की के साथ भी इसने मारपीट करना चालू कर दिया और उसको जहर देकर मार दिया। ज्ञापन मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति रामदेव के घर के आसपास संभावित स्थलों की खुदाई शुरू कर दी। परिजनों के शक पर पुलिस ने गटर की खुदाई शुरू करवाई, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। बताते चले कि साल 2013 में सुमन के पिता ने अपनी लाडली की हत्या के आरोप में अपने दामाद के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने अभी जांच भी की, आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक और जहां सुमन 2013 से लापता है, वहीं दूसरी ओर 14 मार्च को जहर से इंदिरा की भी मौत हो गई। एक तो पकड़ी जोड़ा साहब, लाला ने पकड़ 4-5 ने गिरदाव करो, मार बेटी हत्या कर दी। सेकंड पूरा नहीं, पहला ठोकी, पहला मारी, भाजी और जहर दिया। अंकला गरा बड़ा रहा पूरा परिवार वाला बने मन न्याय दिलाओ साहब। इंदिरा की मां जहां अपनी लाडली की मौत के लिए दामाद के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगा रही है, तो वहीं सुमन का भाई अपनी बहन को मौत की नींद सुलाने वाले अपने बहनोई के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की गुहार लगा रहा है। लेकिन जांच में जुटी पुलिस के हाथ अब तक खाली ही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में नेताओं की ज्वाइनिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी बीजेपी में कई नेता शामिल हुए और कई बागी नेताओं की घर वापसी हुई, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा नाम था कांग्रेस नेता गोपाल सिंह इडवा का। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कार्यालय में सीपी जोशी की मौजूदगी में जहां कई दिग्गजों ने पार्टी को लोकसभा चुनाव में समर्थन का ऐलान किया, वहीं कुछ नेताओं ने बीजेपी का दामन भी थामा। इन नेताओं में कुछ बागी नेता भी थे जिन्होंने घर वापसी भी की। कांग्रेस के बड़े नेता गोपाल सिंह ने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया। मौका था सीपी जोशी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 1 साल पूरा होने का, जिसमें बीजेपी ने विजय संकल्प दिवस के तौर पर मनाया। इस कार्यक्रम में नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। सीपी जोशी ने सभी नेताओं को पार्टी का पटका पहनाकर सभी का स्वागत किया और एक बार फिर प्रदेश की सभी सीटों को जीतने का दावा किया। राजस्थान की युवा तरुणाई और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। उनके दम पर इस 2023 के रण में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हटाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया और आदरणीय मोदी जी की और राजस्थान में
भजनलाल जी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राजस्थान उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ने लगा है। और जिस प्रकार से मात्र 90 दिनों के अंदर अपने संकल्प पत्र का 45% काम कर दिया, वो भजनलाल जी की सरकार को पूरी टीम को बधाई दे। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय बगावत कर जीत दर्ज करने वाले 4 विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आक्या, सांचौर से जीवाराम चौधरी, भरतपुर से निर्दलीय जीत हासिल कर दबदबा बनाने वाली विधायक ऋतु बनावत ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। इसके अलावा गंगानगर से विधायक गणेश राज बंसल ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। वहीं बागी होकर बस्सी से चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र मीणा ने भी घर वापसी कर ली है। बीजेपी का कुनबा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिस मकसद के साथ परिवार को बढ़ाया जा रहा है उसका फायदा चुनावों में मिलता है या नहीं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पशोपेश में है। कांग्रेस आला कमान चाहता है कि इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए, लेकिन स्थानीय नेता इसके पक्ष में नहीं। ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा अंचल में कांग्रेस में उलझने बरकरार हैं। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 15 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जबकि 10 सीटें अभी ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। हालांकि ऐसी चर्चा है कि जल्द ही बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट भी परेशानी का सबब बनी हुई है। आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा आदिवासी चेहरा नहीं है जिसे बीजेपी के सामने खड़ा किया जा सके। गठबंधन की बात हाई लेवल पे चल रही है। ये हमारे यहाँ से बांसवाड़ा डूंगरपुर के सभी नेताओं ने ऊपर लिखा कि गठबंधन नहीं किया जाए। गठबंधन भी होता है तो भविष्य को लेकर, पंचायती राज और विधानसभा को लेकर इनसे इनको विचार विमर्श करना चाहिए था, जो किस स्तर पर किया है, क्या है। ऐसे में कांग्रेस और टोंक के मालपुरा से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर वैन और कार में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की सूचना है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। मालपुरा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। मालपुरा अस्पताल में तीनों घायलों को भर्ती कराने के बाद उन्हें जयपुर रेफर किया गया। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर चांदसेन मोड़ पर यह घटना घटी। और अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर होली महोत्सव का आगाज हो चुका है। ये महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। आज इसकी शुरुआत ब्रह्मा मंदिर में फाग महोत्सव के साथ हुई। इस अवसर पर जगत पिता ब्रह्मा का शानदार श्रृंगार हुआ और कलाकारों की ओर से शानदार प्रस्तुतियां पेश की गईं। फाग उत्सव में स्थानीय गायकों द्वारा होली और फाग भजनों की प्रस्तुतियां दी गईं। इस मौके पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी मौजूद रहे, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में आयोजित फाग उत्सव में जमकर आनंद उठाया। भक्तों ने भगवान के साथ फूलों और इत्र से होली खेली। महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को शाम 7 से लेकर 10 बजे तक पर्यटन विभाग की ओर से मेला स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। इसमें कई रंगारंग प्रस्तुतियां आयोजित हुए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज सीकर में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान गठबंधन के माकपा प्रत्याशी अमराराम और अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीकर सीट को गठबंधन के लिए छोड़ा है और निश्चित तौर पर ये सीट हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आरएलपी और बाप से गठबंधन को लेकर शीर्ष नेतृत्व चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 70 सहयोगी श्रुति के साथ। नमस्कार।